हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। ये ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में हमने आगे के लेक्चर में LCR सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ लिया है। अब ये जो LCR सीरीज सर्किट बनती है उसके अंदर आपको मालूम है इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है और रेजिस्टेंस का अपना रेजिस्टेंस R होता है। तो यहाँ पे जब ये तीनों LCR सीरीज में हम ज्वाइन करेंगे तब आपको मालूम है वोल्टेज एंड करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस बनता है। आपको मालूम है LCR सर्किट में कुछ फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में आता ही है। इसलिए कभी वोल्टेज लीड करता है करंट से, कभी करंट लीड करता है वोल्टेज से। ये आपने आगे पढ़ा है। लेकिन मान लो LCR सीरीज सर्किट बनाई आपने और उसमें वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, तो इस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे रेजोनेंस। तो यहाँ पे देखो लिखा है इन अ सीरीज LCR सर्किट व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0 देन द सर्किट इज सेड टू बी अ रेजोनेंट सर्किट। याद रखना बच्चों, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस जब 0 हो जाता है तब रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के देता हूँ, क्योंकि आगे के लेक्चर में आपने पढ़ा था LCR सीरीज सर्किट में। LCR सीरीज सर्किट में वोल्टेज V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा t था और LCR सीरीज सर्किट थी। ये LCR सीरीज सर्किट में XC ग्रेटर देन XL था। मैंने आपको आगे के क्वेश्चन में पढ़ाया था, आगे के लेक्चर में, जब LCR सीरीज सर्किट थी और XC ग्रेटर देन XL था तब आपको करंट का इक्वेशन I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा t प्लस 5 मिलता था। याद करो, तो ये जो था वो है वोल्टेज और यहाँ पे जो मिल रहा है वो है करंट। यहाँ पे आप देख सकते हो करंट जो है उसमें 5 जितनी फेज ज़्यादा है। ये देखो 5 जितना यहाँ पे ज़्यादा है फेज, और यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5 है। तो करंट अभी लीड कर रहा है। जब XC ग्रेटर देन XL होता है, आपको मालूम है, तब करंट लीड करता है, और XL ग्रेटर देन XC होता है तो करंट पीछे रह जाता है, वोल्टेज लीड करता है। ये आपने आगे पढ़ लिया है। तो यहाँ पे LCR सर्किट में आपने क्या देखा, जब XC ग्रेटर देन XL होता है तो करंट लीड करता है, करंट में फेज ज़्यादा होती है, और जब XL ग्रेटर देन XC होता है तब यहाँ पे वोल्टेज में फेज ज़्यादा होती है, वोल्टेज लीड करता है। आपको ये मालूम है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे LCR सर्किट ही हम ले रहे हैं और वोल्टेज और करंट के बीच में यहाँ पे जो 5 जितनी फेज डिफरेंस थी वो भी नहीं है। सोचो आप, LCR सर्किट हम ले रहे हैं और वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस भी नहीं है। यहाँ पे जो फेज डिफरेंस देख रहे हैं ना 5, वो 0 हो चुकी है। तो इस तरह की सर्किट को हम बोलेंगे रेजोनेंट सर्किट। समझ में आ रहा है? तो LCR सर्किट भी लेनी है और करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो भी आपको 0 करना है। तो इस तरह से क्या हो सकता है? यस, यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से हो सकता है। कैसे? देखो, फॉर एन LCR सर्किट with voltage of amplitude Vm and angular frequency omega, we found that the current amplitude is given by Im equals to Vm by Z। ये आपको मालूम है ओम्स लॉ, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज बाय इम्पीडेंस।
करंट इक्वल्स टू वोल्टेज बाय इम्पीडेंस, तो करंट आई एम मैक्सिमम वैल्यू करंट की, ऊपर वी एम वोल्टेज की मैक्सिमम और नीचे इम्पीडेंस है पूरी सर्किट का इम्पीडेंस। तो वी एम का वी एम लिखा और इम्पीडेंस जो है जेड, उसका फॉर्मूला आपको मालूम ही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको उसका मालूम है। यहाँ पे एक्सी जो दिख रहा है वो क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी, और एक्सएल जो दिख रहा है वो क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। ये आपको एक इक्वेशन दिख रहा है। अब रेजोनेंस सर्किट हमें बनानी है तो क्या होगा, देखो इसके अंदर एक्सी और एक्सएल के अंदर आपको एक ओमेगा दिख रहा है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आपको ओमेगा दिख रहा है। अब ये ओमेगा वेरी हो सकता है, ये ओमेगा आप चेंज कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ओमेगा वेरी होगा तो आपको कुछ ओमेगा की ऐसी वैल्यू लेनी है, ओमेगा की कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल बन जाए। क्या बन जाए बच्चों, एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस बन जाए, ऐसा कुछ आपको करना है। एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल आपको कुछ ऐसा करना है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, देखो अगर आप ओमेगा की कुछ ऐसी वैल्यू लोगे जिसको आप ओमेगा नॉट नाम दे दोगे, ओमेगा नॉट, तो उसकी वजह से एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल हो जाएगा। तब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे नीचे जो Z दिख रहा है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला Z अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, ये जो दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला, उसमें एक्सी और एक्सएल तो इक्वल है। मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है, तो 5 माइनस 5 तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर उसका मिलेगा आपको सिर्फ आर। तो यहाँ पे जो Z है, Z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, उसमें एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर तो निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर, और उसका अंडर रूट करोगे तो आर बचेगा। तो Z आपको मिल जाएगा आर, समझ में आ रहा है। Z की वैल्यू कम हो जाएगी, देखो क्योंकि Z का ये इतना बड़ा फॉर्मूला था, उसमें से ये पीछे वाला स्टेप तो निकल गया, इतना स्टेप तो निकल गया, बचा क्या, सिर्फ आर। तो आर सिर्फ बचा, तो Z की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम। इम्पीडेंस हो गया मिनिमम, Z क्या है, इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस हो गया मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा नॉट की ऐसी कुछ वैल्यू लेंगे जिससे एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल हो जाए। क्या हो जाए, एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल हो जाए, ऐसी कुछ हम वैल्यू लेंगे ओमेगा नॉट की। तो एक्सी क्या है बच्चों, 1/ओमेगा सी है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा की जगह पे ओमेगा की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी आपको जिसको हम ओमेगा नॉट बोलेंगे, वो यहाँ पे आप रखोगे तो आपको ये दोनों ही इक्वल मिलेंगे। एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, तो ये दोनों ही इक्वल मिलेंगे। ओमेगा नॉट की कुछ ऐसी एक वैल्यू मिलेगी आपको जिससे ये दोनों इक्वल हो जाए। तो ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल हो जाएंगे, तो आपको Z की क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू जो R होगी। तो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे करंट का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू VM/Z, तो ये Z की वैल्यू तो बच्चों आपको R मिल गई, देखो क्या मिल गई, R मिल गई सिर्फ। तब क्या होगा, Z मिनिमम हो जाएगा और आपको ये IM की वैल्यू, करंट IM जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी, समझ में आ रहा है बच्चों। और वो ओमेगा की जो वैल्यू मिलती है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट जो वैल्यू मिलती है, उसको आप द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। यहाँ पे ओमेगा नॉट की ऐसी वैल्यू जिसको आप बोल सकते हो, ये ओमेगा नॉट को आप बोल सकते हो द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी पे ही क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ये ओमेगा नॉट को लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आपको यहाँ पे मिलेगा 1/LC, और यहाँ पे ओमेगा नॉट अगर चाहिए तो आपको मिलेगा 1/√LC। ये आपको ओमेगा नॉट द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट का नाम क्या है, ओमेगा नॉट का नाम होगा
द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और उसका फॉर्मूला आपको मिल गया ओमेगा नॉट का फॉर्मूला, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। समझ में आ रहा है? ये उसका फॉर्मूला मिल गया। देखो, और एक चीज़ याद रखना बच्चों, ओमेगा नॉट की जगह पे आप 2 पाई एफ नॉट भी लिख सकते हो। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो ये फ्रीक्वेंसी है, आपको मालूम है। तो ओमेगा नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हो? 2 पाई एफ नॉट। तो यहाँ पे 2 पाई एफ नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी लिखोगे तो एफ नॉट का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। याद रखना क्या है, समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। चलो यहाँ पे मैं आपको एक इसका एग्जांपल कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे जो मैंने बताया, मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेंगे। मान लो एल इंडक्टेंस, एल की वैल्यू हम लेंगे 1 मिली हेनरी। 1 मिली हेनरी मीन्स 1 इंटू 10⁻³ हेनरी। एल की वैल्यू लेंगे हम 1 मिली हेनरी मीन्स 1 इंटू 10⁻³ हेनरी। और कैपेसिटेंस सी की वैल्यू हम लेंगे, सी की वैल्यू लेंगे हम 1 नैनो फेराडे मीन्स 1 इंटू 10⁻⁹ फेराडे। समझ में आ रहा है? ये 1 नैनो फेराडे मीन्स 1 इंटू 10⁻⁹ फेराडे, ये नैनो फेराडे। अब यहाँ पे एल अलग है, कैपेसिटेंस सी की वैल्यू भी अलग है। आपको यहाँ पे ढूंढना है द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी आपको? आपको ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी करना पड़ेगा। तब आपको यहाँ पे ये एल और सी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे और इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे, तब आपको यहाँ पे ओमेगा नॉट की एक वैल्यू मिलेगी 1 इंटू 10⁻⁶ रेडियन पर सेकंड, ये वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या मिला बच्चों? यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया आपने तो यहाँ पे आपको मिला ओमेगा नॉट। अब ये जो फ्रीक्वेंसी मिली, ये फ्रीक्वेंसी 1 इंटू 10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा नॉट की ये वैल्यू अगर आप लिखोगे एक्सएल, जिसका फॉर्मूला है ओमेगा एल, और एक सी जिसका फॉर्मूला है 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सएल और एक्स सी, आप एक बार यहाँ पे ओमेगा नॉट की ये वैल्यू जो है 1 इंटू 10⁻⁶, ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे और एल की वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे। फिर उसी तरह से ओमेगा की ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे और कैपेसिटेंस की ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे। ये ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी, जैसे ही आप वैल्यू पुटअप करोगे ऊपर की, तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों, और वो रिजल्ट होगा एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी। आप ट्राई करके देख लो, आप ट्राई करके देख लो बच्चों एक बार। यहाँ पे एक्सएल और एक्स सी दोनों इक्वल कब होंगे? जब यहाँ पे आप ओमेगा नॉट की ये वैल्यू, ये ओमेगा नॉट की ये जो वैल्यू आपको ऊपर दिख रही है, ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे, तब ये एक्सएल और एक्स सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक्सएल और एक्स सी इक्वल कब होंगे? ओमेगा नॉट की सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू पे ही, ओमेगा नॉट की सिर्फ ये वैल्यू पे ही एक्सएल और एक्स सी इक्वल होंगे। फिर क्या होगा? अगर एल चेंज करोगे, इंडक्टेंस चेंज करोगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करोगे, तो कुछ नया ओमेगा नॉट मिलेगा, और ये वैल्यू पे ही, जो नया ओमेगा नॉट मिलेगा, वो वैल्यू पे ही एक्सएल और एक्स सी इक्वल होंगे। तो जिस तरह से आप इंडक्टर और कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करते हो, उस तरह से ये
रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट की भी आपको वैल्यू अलग मिलेगी, और ओमेगा नोट का फॉर्मूला 1/√LC है। जैसे जैसे एल और सी चेंज होगा वैसे वैसे ओमेगा नोट चेंज होगा, और आपको XL इक्वल्स टू XC मिल सकता है, जिसको आप बोलोगे रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट की ये वैल्यू को। और ये जो आपने पढ़ा बच्चों वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगा, रेजोनेंस में एक चीज़ आपने देख ली, यहाँ पे नीचे वाला Z मिनिमम होगा, यहाँ पे IM मैक्सिमम होगा। क्या होगा आपने ये देख लिया, आपने ये चीज़ यहाँ पे देख ली कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के अंदर Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी R, और I की वैल्यू जो है IM की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी VM/R जितनी, क्योंकि Z की जगह पे तो R लिख दिया, तो IM की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे IM की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिली, IM की वैल्यू मैक्सिमम मिली, क्या मिली, VM/R। देखो ये जो फॉर्मूला है उसमें पीछे वाला XC - XL स्टेप तो ज़ीरो हो चुका है, तो VM/√R² मीन्स VM/R मिलेगा। तो VM/R जो मिला वो क्या मिला, IM की मैक्सिमम वैल्यू, IM की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कब मिला बच्चों, जब ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/√LC। इतनी आपने फ्रीक्वेंसी ली, ये ओमेगा नॉट जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने ले ली, तब जाके क्या हुआ, XC इक्वल्स टू XL हुआ, XC इक्वल्स टू XL हुआ, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू लेने से। समझ में आ रहा है। तो देखो इतनी ओमेगा नोट की वैल्यू आप लोगे, इतनी ओमेगा नोट की वैल्यू आप लोगे तो XC इक्वल्स टू XL होगा, और XC इक्वल्स टू XL होगा तब Z मिनिमम हो जाएगा और वो R जितना बन जाएगा, और जब Z मिनिमम हो जाएगा तब IM मैक्सिमम हो जाएगा और वो VM/R जितना हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें स्टेप्स क्या क्या है, देखो इसमें जो स्टेप आए वो स्टेप इस तरह से है कि जब आप ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/√LC इतना आप ओमेगा लोगे तो XC इक्वल्स टू XL होगा, और जब XC इक्वल्स टू XL होगा तब Z की वैल्यू मिनिमम बन जाएगी और वो आ जाएगी R जितनी, और तब Z की वैल्यू जब R जितनी बन जाएगी मिनिमम, तब IM मैक्सिमम बन जाएगा और वो बन जाएगा VM/R जितना। समझ में आ रहा है। मेनली हमने ये 4 स्टेप देखे कि ओमेगा नॉट की वैल्यू जब ये एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी, ये फॉर्मूला के हिसाब से ओमेगा नॉट की एक ही वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू अगर आप ओमेगा नॉट की बनाओगे तब ही XC इक्वल्स टू XL होगा, और तभी Z मिनिमम आ जाएगा, और तभी IM मैक्सिमम बन जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये पूरी प्रोसेस में यहाँ पे IM मैक्सिमम बन गया, हम यहाँ पे बोलेंगे रेजोनेंस। समझ में आ रहा है बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरी थियरी डेरिवेशन के साथ एक एग्जाम्पल भी करवाया, और ये इसके अंदर मेन लॉजिक क्या है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरी एक बात बच्चों याद रखना, आपके दिमाग में एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर ये कहाँ पे यूज़ होगा, इसकी एप्लीकेशन क्या है। समझ में आ रहा है। ये आपके दिमाग में आ सकता है कि इसका यूज़ क्या होगा। देखो यहाँ पे मैं आपको रेडियो या तो टीवी सेट पे आपने देखा होगा कि जब भी आप रेडियो ऑन करते हो तो वो आपको बोलते हैं कि इतने FM पे आप रेडियो को सेट करो, तो आप स्टेशन को, रेडियो मिर्ची या कोई भी जो स्टेशन होता है बिग FM या कोई भी स्टेशन, उसको आप रिसीव कर पाओगे। तो वो रिसीव करने के लिए आपको वो रेडियो ट्यून करने के लिए, रेडियो सेट करने के लिए बोलते हैं। तो जब आप रेडियो सेट करते हो तब क्या होता है कि आप वो गोल बटन को घुमाओगे या तो ट्यून करोगे जैसे ही, तो जब वो ट्यून होता है तब आपको रेडियो के अंदर सुनाई देता है, जो भी सॉन्ग आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो वो आपको सुनाई देगा कुछ एक परफेक्ट जगह पे। तो वो जगह पे क्या होता है बच्चों, इस तरह का ही
एक रेजोनेंस कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जब आपका रेडियो ट्यून होता है तो रेडियो ट्यून होने पे आपको एक यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है और वो जगह पे क्या हो जाता है, आपको यहाँ पे IM की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम मिलने लगती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन जो है ये आपको मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दी है, मैं आपको ये बताता हूँ। इन द ट्यूनिंग mechanism of a radio or a TV set, resonance circuits are useful. The antenna of a radio accepts signal from many broadcasting stations. The signal picked up in the antenna acts as a source in the tuning circuit of the radio. So the circuit can be driven at many frequencies. But to hear one particular radio station, we tune the radio. In the tuning, we vary the capacitance of a capacitor in the tuning circuit such that the resonant frequency of the circuit becomes nearly equals to the frequency of the radio signal received. When this happens, the amplitude of the current with the frequency of the signal of the particular radio station in the circuit is maximum. समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी रेडियो का एंटेना जो फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपने यहाँ पे रेडियो ट्यून किया है अगर, तो वो जगह पे यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी और आपको जो स्टेशन सुनना है वो एग्जैक्ट रेडियो आपको वो बता पाएगा। तो उसकी एप्लीकेशन टीवी और रेडियो सेट में होती है जनरली। तो यहाँ पे आपको एक लाइन में लास्ट में लिख देना है कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे रेडियो और टीवी के अंदर ये आप इसकी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आपके लिए। मेन तो ये क्या है, इस रेजोनेंस वो चीज़ है, यहाँ पे उसका डेरिवेशन लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने। समझ में आ रहा है? तो ये रेजोनेंस कंप्लीट हुआ। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे जो कंटिन्यू है, क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का दूसरा एक क्वेश्चन है इसके साथ। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक रेजोनेंस मैंने एक्सप्लेन किया जो 2-3 मार्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो आएगा कनेक्टेड क्वेश्चन वो है व्हाट इज़ क्वालिटी फैक्टर या तो क्यू फैक्टर, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा।